केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुँचाए वैसा कुछ बेदर्दी भेजो। अपनी एक तस्वीर लिफाफे में रख के भिजवाना कि मैं खुद मिलने आऊँगी, कुछ दिन दिल को समझाना। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे आप सब थंबनेल देखे होंगे, आज से हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें आप सबको एकदम लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10 से जुड़ा हुआ यानी कि जो भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से डील करूंगा। चलिए तो सबसे पहले एक ही अक्षर में आप सबको बता देते हैं कि अगर आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आता है तो आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको एकदम से निफिक्र कर देना चाहता हूं कि अगर आज आप हमसे जुड़ गए तो फिर आपको भविष्य में कभी बायोलॉजी को लेकर के समस्या नहीं होगी। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 से जुड़ा हुआ हर सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में अभी आज से हम लोग बायो के क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का ये जो हम लोग का चैप्टर है, साइंस का 6ठा नंबर चैप्टर है और बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले मेरा 2 वीडियो है, उसको आप लोग जाकर के सबसे पहले देख ले। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने डाल दिया है। उसमें साइंस का इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत सारी बातें आपको बताती है। साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके जनक क्या है, कैसे है, किसमें किसका स्टडी हम करते हैं। और सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे कि बायो की परिभाषा क्या होती है, बायो को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से राइज करता है, हमने दिया है, उसमें बहुत सारे शाखाओं के बारे में पढ़ाया है। तो उसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और ये हम लोग आज बायो का जो 6ठा लेसन है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। तो क्लास 10th यानी कक्षा 10th का जो ये जीव विज्ञान है, इसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम में क्या पढ़ते हैं। जरा इन सारी चीज़ों पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले मैं एक बात और बोल दूं कि जब तक आप वीडियो के अंत तक नहीं बने रहिएगा आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। और सारी बातों को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और विश्वास रखिए कि जो हम आपको पढ़ा करके जाएंगे एकदम से वही परीक्षा में पूछेगा। और रटने की तो कोई आवश्यकता नहीं, हम हंसते हंसते आपको परिभाषा सारा याद करा देंगे, ठीक ना। बस विश्वास रखिए। आज से हम लोग लॉन्च किए हैं क्लास 10th के बायोलॉजी को, और आहिस्ते आहिस्ते करके यहाँ पे सारे विषय को लॉन्च किया जाएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझिए, प्रक्रम का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक तरीका। तो हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने का अपना अपना शैली जो होता है उसी को तरीका बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें हमने दिया है जैव प्रक्रम, चैप्टर का नाम है। तो जैव प्रक्रम में भाई आखिर हम लोग पढ़ते क्या है, तो 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा, एक जैव होता है और एक अजैव होता है। तो जैव जो होता है इसमें हम लोग जीवित चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और अजैव जो होता है उसमें मृत चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में एक बात यहाँ से दौड़ने लगेगा, आखिर जीवित में ऐसा क्या प्रोसेस है जो सर आज पढ़ा करके जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। भाई इसके परिवार में क्या क्या आता है और क्या क्या चीज़ इसमें सीखना है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले इसके परिचय में आपको बता दें कि सबसे पहले हम इस अध्याय में सजीव और निर्जीव के बीच अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं।
भाई सबसे पहले सजीव और निर्जीव के अंतर को स्पष्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम लोग जीवों के बारे में ही इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई अगर ये बात कहते हुए कितने सारे बच्चे ये सोचे होंगे, चलिए जीवित का मतलब हाँ जिंदा होगा जिसमें गति होगा, वृद्धि होगा, अदरवाइज बहुत सारे। तो देखिए हाँ सही सोच रहे हैं, कोई गलत नहीं सोच रहे हैं। देखिए ये लक्षण वास्तव में विभिन्न प्रकर्मों या प्रक्रियाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। अब कैसे प्रदर्शित होता है भाई? एक जीवित चीज जो होता है उसमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, लक्षणों को सबसे पहले सीखेंगे कि आखिर लक्षण क्या होता है। तो भाई देखिए यहां पर सबसे पहले इन प्रक्रिया में जो लक्षण होता है गति। जाहिर सी बात है ये क्या है, ये मार्कर है, ये गति नहीं कर सकता है। इसको गति कराने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मुझे अगर गति करना हो, देखिए गति कर रहे हैं ना, क्या मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। तो देखिए हम गति कर सकते हैं। और जीवित चीजों का जो सबसे प्राथमिक लक्षण होता है वो होता है श्वसन। अगर श्वास ले रहे हैं हम जीवित हैं, श्वसन थम गया यानी हम मर गए, ठीक ना। तो देखिए सिर्फ अगर कोई बोलता है कि वृद्धि करना ही जीवित का लक्षण है तो ये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वृद्धि तो भाई ये मकान भी कर रहा है, पहाड़ भी कर रहा है, तो जीवित है? नहीं, वो जीवित नहीं है। तो वृद्धि करना, चलिए वृद्धि हम जीवित के लक्षणों में एक काउंटिंग में ला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ वृद्धि करना ही सजीवों का लक्षण नहीं हो सकता है। वृद्धि करना ही सिर्फ सजीवों का लक्षण नहीं हो सकता है। उसके लक्षण के लिए सबसे पहला जो उपयुक्त उदाहरण होता है वो होता है श्वसन। क्योंकि जाहिर से बात है ये बोर्ड श्वसन नहीं कर सकता है, ये मार्कर श्वसन नहीं कर सकता है, और ये ट्राइपॉड और मोबाइल श्वसन नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी और ही बहुत सारा चीज होता है। क्या होता है उसको देखते हैं। ये है गति और पोषण। अरे भैया इस बोर्ड को क्या खाने के लिए कोई चीज चाहिए, या इसको कोई एनर्जी नहीं देंगे तो बोलेगा नहीं नहीं हम काम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पोषण है और श्वसन है और उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो भी जीवित चीज होते हैं अपने शरीर में से अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। जनन, इस पृथ्वी पे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो भी जीवित चीज होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जनन करते हैं। तो भाई जनन जरूरी है इस पृथ्वी पे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अगर हम जनन नहीं करते हैं तो हमारा अस्तित्व 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और जल का संतुलन क्रिया इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि इन प्रक्रियाओं में पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए समन्वयन की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर स्वस्थ रहकर अपने पीढ़ी बनाए रखने के लिए क्या करे। देखिए अभी मैंने बोला जनन करें, तो भाई जब तक इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो इन सारी प्रक्रियाओं को अच्छा से नहीं कर सकता है। और ये इन सारी चीज़ों में समन्वयन यानी कि सामंजस्य होना चाहिए अच्छा से कार्य करने के लिए। अगर यह व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक दिन तक इस पृथ्वी पर क्या होंगे, जीवित नहीं रह सकते हैं। हमने अभी बोला कि जीव अगर जनन करना छोड़ दे तो क्या होगा कि इस पृथ्वी से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ना।
तो ये था जीव विज्ञान में हम लोग जैव प्रक्रम को पढ़ रहे हैं, उसमें का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी कि परिचय वाला पार्ट था। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले जैव प्रक्रम में समझेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए जीवों का अनुरक्षण मतलब रक्षा कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय तक चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हो अथवा एक स्थान पर बैठे हो, उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिए, हम सो रहे हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है। हम सो रहे हैं, हमारे खाना का पाचन हो रहा है। हम सो रहे हैं, हमारा श्वसन चल रहा है। हम सो रहे हैं, उत्सर्जन चल रहा है। हम सो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे कार्य हुआ हमारे शरीर के अंदर निरंतर चल रहा है। प्रोटीन बनाने का काम चल रहा है, ऊर्जा बनाने का काम चल रहा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है, यही जो समन्वय सारी चीज़ों में बना रहता है सम्मिलित रूप से, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया ये सारा कार्य जीव चीज़ों में होता है। आप बताओ कि ये उत्सर्जन करेगा, एकरा पसीना होगा, एकरा पसीना होगा कबो ना होगा पसीना एकरा, ठीक ना। हमनी के पसीना होगा, हम लोग जीवित है, ये भी पहचान है। हम लोग उत्सर्जन करते हैं, ये मलमूत्र त्याग नहीं करता है, सुसु नहीं करता है, लेकिन हम लोग करते हैं। तो ये जीवित नहीं है, हम लोग जीवित है। तो ये जैव प्रक्रम में क्या, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। तभी मैंने बताया आप लोगों को, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, गति है, वृद्धि है, इत्यादि, यानी कि और भी हो सकता है। देखने को क्या होता है? देखने को मिलता रहता है। यह प्रक्रिया निरंतर देखने को मिलती है। एक जीवित चीज के अंदर ये प्रक्रिया अगर जिस दिन थम गई, समझो कि वो टाइम फिश हो सकता है ना, हो सकता है क्या, खत्म कहानी, ओके बाय बाय टाटा। अब अगर परीक्षा में पूछता है कि बताओ भाई जैव प्रक्रम क्या है, तो जीवों के अंदर चलने वाली यह एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, अदरवाइज और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। इन्हीं सारी प्रक्रियाओं, इन्हीं सारी एक साथ सम्मिलित प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अरे कहाँ रटने की आवश्यकता है इसको, यहाँ से समझिए ना, सोचिए ना। अरे 2 मिनट जाके कोना में बैठ कर सोच लीजिएगा ना, तब समझिए सारा काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि आजकल के बच्चा खाली, क्या बताएं हम, इन सारी चीज़ों को छोड़ देना तो समझ लो कि वो आइंस्टीन बनने में, न्यूटन बनने में उसको समय नहीं लगेगा। लेकिन आजकल का पूरा युवा पीढ़ी इसी में सब खत्म हो जा रहा है। ध्यान रखो भाई आप सब, अरे पढ़ लिख लो ना, आने वाला समय में अभी जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो लाइन लग जाएगा। लेकिन पहले पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ, और उसके बाद से देखो ना कितना मज़ा आता है। ये ज़िंदगी जब बन जाएगी ना, तो हजारों लोग नहीं, लाखों लोग आपको पूछेंगे। अभी देख लीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद से समझते हैं हम लोग ये पोषण, एक न्यूट्रिशंस क्या होता है। एक जीवित चीज़ों के अंदर, जीवित चीज़ के अंदर न्यूट्रिशंस का क्या काम होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे, वे सभी क्रियाएं जिनके अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, पाचन संश्लेषण के उपरांत हम लोग जो भोजन करते हैं उसका पाचन होता है। तो देखिए, सबसे पहले भोजन करने की प्रक्रिया में भोजन मुख में जाता है टूट करके, उसके बाद से ग्रास नली के होते हुए अमाशय में जाएगा, अमाशय से होते हुए वो क्या करेगा, छोटी आंत होते हुए, बड़ी आंत होते हुए क्या होगा, मल द्वार के सहारे क्या होगा, वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप
कि पाचन संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक ना। पाचन संश्लेषण के उपरांत जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करता है। देखिए जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक ना, एक जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो हम लोग के शरीर के अंदर पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो एक सेल के अंदर, देखिए सेल के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, तो सेल के बहुत सारे अंग यानी कोशिका के अंग, तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, अदरवाइज और भी बहुत सारे कोशिका के अंग है उसमें तैरते हैं। और कोशिका जिसमें तैरता है उसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। तो उसमें ही जाकर के ये न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, मिल जाते हैं तथा और क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। किसका, हमारे शरीर का। साथ में देखिए अपचित भोजन शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये किसके जरिए, जब हम भोजन करते हैं ना उसमें न्यूट्रिशंस का होना अति आवश्यक है, तब जाके हमारे शरीर का समन्वय यानी कि सामंजस्य बैठता है, आना तो तबीयत खराब होता रहेगा। देखिए यहाँ पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उससे हम लोग बोलते हैं पोषण। और जीवों की जीवित तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपाचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये उपाचयी क्रिया क्या होता है, तो हम जो भोजन करते हैं वो बड़े अणु के रूप में रहता है, और जैसे वगैरह के अंदर फेंके वो क्या हो गया, वो टूट करके छोटे अणु के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वहाँ से क्या हुआ कि वह उपाचयी क्रियाओं के द्वारा छोटे अणुओं में टूट गया, यानी मेटाबॉलिज्म हो गया उसका, ठीक ना। तो बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक ना। एनाबॉलिज्म जो क्या होता है, छोटे अणु बड़े अणु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं। बात बाकी आगे हम लोग उसको सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्रियाओं के करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। देखो भाई, अगर हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन के जरिए ही जो ऊर्जा मिलती है उससे हम लोग का क्या होता है, कोशिकाएं हमारे शरीर में वृद्धि करती है, और भी बहुत सारी दैनिक क्रियाओं में वो सब भाग लेते हैं। अगर जरा सी एनर्जी शरीर में कम हो जाए तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा सा डगमगाने लगता है। तो एनर्जी का होना शरीर में बहुत ही जरूरी है। आगे देख सकते हैं आप लोग कि कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन के प्रयोग और फिर इस ऊर्जा को शरीर में संग्रहित करने तथा इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। भाई साहब यहाँ पर देखिए ऊर्जा को संग्रहित किया जा रहा है, और यही ऊर्जा जाकर के एटीपी के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कोशिका के जरिए जाकर के संग्रहित होता है। और मुझे जब जिस कार्य में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वहीं आकर के ऐसा मान लो कि ऐसे एकदम कर रहे हैं ना, एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, हमको एनर्जी दे रहा है, ठीक ना। एनर्जी देता है इसीलिए उसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं भाई ना। चलो देखिए, अब देखिए यहाँ से इस प्रकार पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ भाई, जटिल प्रक्रिया क्यों नहीं होगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टूटती है और भोजन के रूप में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है भाई, ठीक ना। और भी बहुत सारी इसमें क्रियाएं हैं जो होती है, जिसके जरिए इसको क्या बोला गया है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इनसे प्राप्त ऊर्जा से ही हमारे शरीर के अंदर टूटे हुए ऊतकों, माने जो शरीर के अंदर डैमेज टिश्यूज होते हैं, डैमेज टिश्यू यानी कि जो मतलब क्या होते हैं, खराब हो रहे होते हैं, उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। कौन, यही न्यूट्रिशंस उसका मरम्मत करता है। तो भाई कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस का होना अति आवश्यक है, ठीक ना। और ये था आज का हम लोग का
लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं, उसके परिचय को देखे हैं, जैव प्रक्रम को देखे हैं, पोषण को देखे हैं। अब इसके बाद से पोषण के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और हमारा सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमारे अंदर वो एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए यार। एक लाइक में आखिर आपका जाता क्या है? लाइक को बढ़ाइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।